Chapter 7, the government and economic development. The government is likely to play an important role in the development of a country. किसी भी देश के डेवलपमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो उस देश की सरकार करती है. The economy of a country depends on prosperity of the people and the policies adopted by government for their economic welfare. किसी भी देश को डेवलप कंट्री तब कहा जाता है जब उस देश की सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं वो लोगों की भलाई के लिए हो, जब उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो, तेज़ी से बढ़ रहा हो. India has adopted the path of mixed economy where the public sector is dominant and the state act as decision maker. भारत जैसे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया गया है जिसमें जो पब्लिक सेक्टर है, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का मतलब है सरकार, गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, वो ज़्यादा काम करती है. एंड द स्टेट एक्ट एज अ डिसीजन मेकर. जितने भी मोस्टली डिसीजन होते हैं वो देश की सरकार लेती है. द डिसीज़न आर टेकन फॉर पब्लिक गुड. अब जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं वो लोगों की भलाई के लिए लिए जाते हैं एंड नॉट फॉर गेनिंग इकोनॉमिक प्रॉफिट. ठीक है, ये नहीं ध्यान में रखा जाता कि हमें प्रॉफिट होगा, हमें मुनाफा होगा, इसलिए हम ये डिसीज़न ले रहे हैं. जो भी डिसीज़न सरकार लेती है वो लोगों की भलाई के लिए लेती है, उसमें उसका सरकार का अपना कोई भी प्रॉफिट नहीं होता. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोल ऑफ गवर्नमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी सक्सीडेड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग. जब भी हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो हम उसके लिए पहले से प्लानिंग करते हैं. जैसे अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं, शाम को आपका स्टडी टाइम है, तो आप बैठने से पहले प्लानिंग करते हैं कि मैं आज इतने बजे से लेकर इतने बजे तक इतने टाइम तक पढ़ाई करूँगा या करूँगी, क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़नी है, क्या क्या काम मुझे इस टाइम में फिनिश करना है. आप पहले प्लानिंग करते हैं फिर आप पढ़ने के लिए बैठते हैं. तो उसी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब आपकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी. आवर लीडर वर इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ USSR. जो हमारे देश के लीडर थे वो USSR का मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, नाउ रशिया. इससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे इन द इकोनॉमिक फील्ड विच प्रॉस्पेर्ड बाय अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ 5-year प्लान. अब कहाँ से इंस्पिरेशन ली इंडियन ने? भारत के नेताओं ने USSR यानी कि रशिया से उनके 5-year प्लान से इंस्पिरेशन ली. 5-year प्लान को हिंदी में पंचवर्षीय योजना कहते हैं. इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सरकार जो है 5 साल का समय लेती है उसको सुलझाने में, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में और उस प्रॉब्लम के डेवलपमेंट में. सरकार 5 साल का समय लेती है. ठीक है, तो हर 5 साल के लिए सरकार जो है एक प्रॉपर इकोनॉमिक प्रॉब्लम को उठाती है और उन 5 सालों में उसके सुधार के काम करती है. So to tackle the economic problem, the planning commission was set up in 1950. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया 1950 में विद द प्राइम मिनिस्टर एज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन. ठीक है, 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया. अब इसके चेयरमैन कौन होते हैं? जो भी उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं वो ऑटोमेटिकली प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं. जैसे इस समय नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे देश के, तो वो ऑटोमेटिकली प्लानिंग कमीशन के भी चेयरमैन बन जाते हैं. ठीक है, जिस दिन जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस समय वो ऑटोमेटिकली जो है इसके भी चेयरमैन बन जाते हैं. अब नीचे जो एक ग्राफ दी, आप एक 5-year प्लान का सभी बच्चे देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक टेबल दी गई है. इसमें बताया गया है कि 1951 में पहला 5-year प्लान लॉन्च हुआ था. ये फर्स्ट 5-year प्लान जो था 1951 से लेकर 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, फोर्थ 69 से 74, फिफ्थ 74 से 79, सिक्स 80 से 85, सेवन 85 से 90, एट्थ 92 से 97, नाइन्थ 97 से 2002, 10th 5-year प्लान है 2002 से 2007 और 11th 5-year प्लान है 2007 से 2012. इसके आगे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, 2012 के आगे 2017 जो है वो 12th 5-year प्लान है. इस तरह से हर 5 साल के लिए जो है 5-year प्लान जो है वो
बनाए जाते हैं किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या किसी भी फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द प्लानिंग कमीशन। Its main objectives. The Planning Commission has to identify the main objectives of our national economic policy. सबसे पहले जो प्लानिंग कमीशन का मेन काम क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है कि भारत के डेवलपमेंट के लिए मेन ऑब्जेक्टिव की तलाश करना कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या लक्ष्य हैं। Second, it check whether the resources are utilized to the maximum extent for earning more profit. साथ ही साथ प्लानिंग कमीशन का काम ये देखना भी है, ये चेक करना भी है कि जितने भी हमारे देश में नेचुरल रिसोर्सेज हैं या रिसोर्सेज अवेलेबल, कोई से भी रिसोर्सेज हैं, क्या उन रिसोर्सेज का पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया गया है प्रॉफिट के लिए, क्या उन रिसोर्सेज का अच्छी तरह से प्रॉफिट कमाने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया है या नहीं किया गया। जैसे बहुत फ़नी सा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आप लोग गर्मियों में जो है शुगर केन जूस पीते हैं ना, गन्ने का जूस पीते हैं, तो आप लोग क्या देखते हैं कि वो जो गन्ने की जो लकड़ी होती है, डंडी होती है, उसको बार बार केन कहते हैं, उसको बार बार जो है मशीन के अंदर डालते हैं जब तक कि गन्ने के अंदर का जो लास्ट जूस है वो बाहर ना निकल जाए, तब तक उसको डालते हैं। ऐसा वो किस लिए कहते हैं, ताकि उसका इस्तेमाल कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके, है ना, उस केन का प्रॉपर यूज़ कर सके। तो यही जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग कमीशन का कि सभी रिसोर्सेज का इतना इस्तेमाल कर लिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम कमा सकें। थर्ड इज़ इट ट्राई टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। साथ ही साथ प्लानिंग कमीशन का नेक्स्ट काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट की जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां प्रोवाइड की जाएँ, ताकि एक गरीबी की जो समस्या है भारत में उसे भी कम किया जा सके। During these 5-year plans, India has made considerable development in the social and industrial sector. अब इन 5 year plans का क्या फ़ायदा होता है कि इससे एक बहुत कंसिडरेबल डेवलपमेंट होती है सोशल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में, क्योंकि जैसे कि जो फर्स्ट 5-year प्लान था वो हरित ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर था, तो एग्रीकल्चर फील्ड में काफ़ी सुधार किए गए, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। तो अगर सरकार ऐसी कई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हर 5 साल बाद लाती रहेगी तो कहीं ना कहीं सोशल, इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो होगा ही होगा। हालांकि कुछ समय लगेगा, लेकिन कुछ सालों के बाद ये डेवलपमेंट हमें नज़र भी आने लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर, द मेन स्ट्रीम ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे बैकबोन होती है ना पीठ में, है ना, बैक में हमारी बैकबोन होती है। अगर वो बैकबोन ख़राब हो गई, मतलब हमारी बैकबोन डैमेज हो जाती है, तो हम सीधा खड़े नहीं हो सकते, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से भारत जैसे देश में, जो कि ज़मीन का देश है, जो कि खेती बाड़ी का देश है, किसानों का देश है, ऐसे देश में जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, इसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर एग्रीकल्चर ख़त्म हो गया तो देश कभी भी उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही रास्ते पर नहीं जा सकता। More than 65% of people depend on agriculture for their survival. भारत में 65% से ज़्यादा लोग, यानी कि 100 में से 65 लोग जो हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए फार्मिंग करते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स ब्रिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम अदर कंट्रीज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। इसके अलावा बहुत सारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, दूसरे देशों में बेचते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है कि इससे भारत को फॉरेन करेंसी मिलती है, डॉलर्स मिलते हैं। द इम्पॉर्टेंट ऑफ एग्रीकल्चर वर रिकग्नाइज क्वाइट अर्ली बाय आ पॉलिसी मेकर। और भारत में जो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, उसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता। हालांकि जो हमारे यहाँ तक कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने भी फार्मिंग की, एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को जाना था। क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट फुलफ़िल आवर बेसिक नेसेसिटीज़। सबसे पहली ज़रूरत है कि हमारी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, चाहे वो रोटी की हो, चाहे वो कपड़े की हो, और कहीं ना कहीं जो हमारे खाने पीने की ज़रूरतें हैं वो कहीं ना कहीं कौन पूरी करता है, एग्रीकल्चर पूरी करता है। सेकेंड है प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़। पढ़ चुके हैं हम पहले भी चैप्टर में कि जो एग्रीकल्चर, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं, तो इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 year प्लान
प्रायोरिटी वॉज गिवन टू एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसीलिए जब भारत में 1951 में पहला 5 ईयर प्लान बना था तो पहली प्रायोरिटी किसको दी गई थी? एग्रीकल्चर सेक्टर को दी गई थी। मैंने बताया था ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन को दी गई ताकि जो हमारा एग्रीकल्चर पिछड़ा हुआ था, अंग्रेजों ने जिसको इतना पिछाड़ दिया था हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, उस पर डेवलपमेंट लाया जा सके। The Planning Commission was supposed to help increase the agriculture production through agrarian reforms. To improve the agriculture production, following steps were taken by the government. ठीक है, एग्रीकल्चर में सुधार लाने के लिए, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ स्टेप्स उठाए थे। सबसे पहला था कि ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। सेकेंड, अनकल्टिवेटेड फैलो लैंड व ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन। ऐसी ज़मीन जिसमें फार्मिंग नहीं हो रही थी उनमें फार्मिंग शुरू कर दी गई। थर्ड इज साइंटिफिक मेथड यूज़ हुए ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए। फोर्थ इज़ यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड वर इंक्रीज। फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया क्योंकि इससे क्या होता है कि अच्छी फसल उगती है। हाई यील्डिंग एंड क्विक मैच्योरिंग वैरायटी ऑफ सीड्स वर यूज्ड, HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, HYVs। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? HYVs, यानी कि ऐसे बीजों का इस्तेमाल किया गया जिससे ज़्यादा मात्रा में अनाज उत्पन्न होता है, उसके इस्तेमाल पर जोर दिया गया। सिक्स्थ इज ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरीगेशन वॉज इंट्रोड्यूस। आप लोगों ने साइंस में ड्रिप और स्प्रिंकलर इरीगेशन पढ़ा होगा। ड्रिप इरीगेशन क्या होता है कि जिसमें जो इरीगेशन है, जो पानी है वो पौधे की जड़ तक डायरेक्ट पहुँचता है, वेस्ट नहीं होता वाटर बिल्कुल। और स्प्रिंग इरीगेशन जो होता है वो आप लोगों ने कहीं देखा भी होगा पार्क्स वगैरह में कि बीच में एक स्प्रिंकलर लगाया था, वो स्प्रिंकलर गोल गोल घूमता है, स्प्रिंकलर से पानी निकलता है और वो अपने आसपास के एरिया को इरिगेट कर देता है। इससे पानी का लॉस कम होता है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, कई बार ऐसा होता है कि हम फसल उगाते हैं किसान, लेकिन फसल में कीड़ा लग जाता है, आग लग जाती है, बारिश से ख़राब हो जाती है, तो फसल उगाने से पहले उसका इंश्योरेंस कर दिया जाए। तो क्या होगा, अगर फसल ख़राब भी हो जाएगी तो हमें इंश्योरेंस के जो नुकसान होगा वो नुकसान कम होगा क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, जिससे कि हम अगली फसल की तैयारी कर सकते हैं। Rural banks and cooperative societies were open to provide credit to farmer at lower rate of interest. ग्रामीण बैंक, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ खोली गई ताकि किसानों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है लोन मिल सके। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर व इंट्रोड्यूस थ्रू मास मीडिया। आप टीवी में, रेडियो में देखेंगे कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें कि किसानों को वेदर इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि वेदर कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ आप लोगों ने ऐसे प्रोग्राम्स ही टीवी में देखे होंगे जिसमें किसानों को फसल कैसे उगानी है, अगर कीड़ा लग जाए तो उससे कैसे बचना है, नए नए तरीके जो है उनको सिखाए जाते हैं। कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन सेट अप। भारत में एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस को देखते हुए कई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की गई हैं, जैसे ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एक्सेट्रा टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। अब तो बच्चे एग्रीकल्चर की स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में आके एग्रीकल्चर पढ़ते हैं ताकि वो आने वाले समय में उसमें डेवलपमेंट कर सके, सुधार ला सके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिसर्च, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।